अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। Biology is concerned not only with learning about organisms, but its main purpose is to solve the biological problems faced by human beings. For example, biology has helped us to know the cause and cure of many diseases. So students, सिंपली इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. So first topic is biological method. There is nothing magical about science. You already have some of the qualities of a scientist. You are curious, you like to do new and different things, you like to explore new places. These are the natural talents or skills of a scientist. Let us look more closely at the skills of a scientist. Scientists, including biologists, imply an approach for solving scientific problem that is known as the scientific method. So स्टूडेंट सिंपली वो कह रहे हैं कि साइंस की जो क्वालिटीज़ है वो क्या होता है कि क्यूरियस होता है, यानी इसमें एक अर्ज होती है जानने की कि हाउ दिस थिंग हैपेंड. सो एंड ही वांट्स टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. Scientists include various approach for solving scientific problem that is known scientific method. सो सिंपली स्टूडेंट्स कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसको हम कहेंगे साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड इट हैज़ फॉलोइंग स्टेप्स. और इसके कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. सो इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले हमें जो क्या करनी है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है कि प्रॉब्लम है क्या. नंबर 2 स्टेप होगा ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जब प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई हो गई है, हमने उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस लेनी है, उसको आइडेंटिफाई करना है, कुछ डाटा लेना है. नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग अप हाइपोथेसिस. अब जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं उसकी बेस पे हमने एक हाइपोथेसिस बनाना है. ठीक है. नेक्स्ट होगा हमारा स्टेप ड्राइंग डिडक्शंस. कि हमने क्या करना है, उसमें से कुछ डिडक्शंस निकालनी है. नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास डिवाइजिंग एक्सपेरिमेंट. के हमने एक्सपेरिमेंट करना है. और लास्ट स्टेप है इन्फेरिंग रिजल्ट. जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उससे रिजल्ट इंटरप्रेट करना है. साइंटिफिक प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट. ओके. ये जो जितने भी बायोलॉजिकल मेथड के 6 स्टेप्स हैं, इनको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. मलेरिया has killed more people than any other disease. The malaria is an example of a biological problem and how such problems can be solved. Okay. वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो मलेरिया है इसने कंपेयर टू एनी अदर डिजीज सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हैं मलेरिया की वजह से काज हुई हैं. अब कह रहे हैं कि ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि ये कि किस वजह से काज होती है या इसका क्योर क्या है. तो इसको कह रहे हैं कि इसको हमने कैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मेथड को यूज़ करते हुए कैसे सॉल्व किया. स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड है. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम are solved by a series of steps of biological method. First of all, recognition of the problem. Biological problems is a question related to living organism. This question is either asked by someone or comes in mind of researcher. Okay. So first step है हमारे पास कि हमने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को एक रिकॉग्नाइज करना है, यानी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो वो कह रहा है कि जो क्वेश्चन है वो कोई भी इज आस्क्ड बाय समवन कि कोई भी पूछ सकता है या रिसर्चर के माइंड में भी आ सकता है. नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ऑब्जर्वेशन आर मेड बाय 5 सेंसेस ऑफ विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे और ऑब्जर्वेशन हम 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए करेंगे. विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच की जो सेंसेस हैं इनको यूज़ करते हुए. ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, qualitative and quantitative. Qualitative, which are based on quality or characteristics, while quantitative, which are based on measurable value. Quantitative observations, being measurable, are invariable and can be expressed in terms of numbers, so are more accurate. थर्ड स्टेप होगा हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होती है स्टूडेंट्स? हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट दैट मे प्रूव टू बी द आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड स्टडी. स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट हो सकती है जो मे बी एक आंसर हो सकती है इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का. हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट माइट बी ट्रू. सो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं
कि जो हाइपोथेसिस है वो एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है सिंपली किसकी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे उसकी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। हाइपोथेसिस शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, इट शुड एग्री विद दी अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस के साथ एग्री होने चाहिए, एंड इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफाइएबल, कि ये जो है हम इसको टेस्टेबल यानी इसको हम टेस्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास डिडक्शन। डिडक्शंस आर लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, कि जो डिडक्शन होती है वो लॉजिकल कंसिक्वेंसेस होते हैं। टू ड्रॉ डिडक्शन हाइपोथेसिस टेकन एज ट्रू, कि डिडक्शंस ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले हाइपोथेसिस को अज्यूम करना था कि ट्रू है। डिडक्शंस इन्वॉल्व्ड इफ एंड देन लॉजिक। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू प्रूव इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। फॉर एग्जांपल, if we made a hypothesis, so then we perform experiment to prove whether it is true or not. The deductions drawn from the hypothesis are subjected to rigorous testing. Through experimentation, biology learn which hypothesis is correct. ओके, वो सिंपली कह रहा है कि जो हमने रिएक्शंस ड्रॉ की थी हाइपोथेसिस से उनकी हमने बहुत सारी टेस्टिंग करनी है, एंड एक्सपेरिमेंट से बायोलॉजिस्ट जो बताते हैं कि हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं है। लास्ट स्टेप है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। द बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, दिस डेटा अरेंज टू ड्रॉ रिजल्ट्स, कि जितना भी हमने डाटा एक्सपेरिमेंट से लिया है उसको अरेंज करना है और उससे फिर हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया कौन से होते हैं? द पेशेंट ऑफ मलेरिया फील्स वेरी चिल एंड कोल्ड। ठीक है, ठंड फील होती है। हिज टेम्परेचर राइजेस अबव नॉर्मल वैल्यू ऑफ 98.6 फ़ारेनहाइट। द पेशेंट सफर फ्रॉम हेडेक यानी सर दर्द एंड हैज फीलिंग ऑफ नोजिया। आफ्टर सम टाइम द person begins to sweat, feels better. The whole series of events are repeated after every 24 or 48 or 72 depending upon the species of plasmodium. ओके, डिफरेंट है जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज में मलेरिया होता है तो उसके ऊपर से जो हमारे पास ये साइकिल चलता रहा कि कभी कभी चिल इफेक्ट होगा, फिर स्वेटिंग होगी, फिर नॉर्मल, फिर अगेन चिल, स्वेट और नॉर्मल। तो ये कह रहा है कि ये जो साइकिल्स ये रिपीट होते रहते हैं आफ्टर एवरी 24 आवर या 48 आवर या 72 आवर्स। कॉज ऑफ मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। बाय अडॉप्टिंग द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड वाज टू प्रूव दैट मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, कि मलेरिया काज किस वजह से होता है। तो ये कहता है ये बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके प्रूव हुआ कि ये जो है ना इट इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि मलेरिया वाज अ प्रॉब्लम सिंस एंशिएंट टाइम, पुराने वक्त से ये प्रॉब्लम थी। इट हैज किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज। ऑब्जर्वेशन क्या की हमने इन 19th सेंचुरी, मैनी डिफरेंट काज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड, कि बहुत सारी सजेशंस दी गई कि मलेरिया इस वजह से होता है। बाय दैट टाइम देयर वर फोर मेजर ऑब्जर्वेशंस थी अबाउट मलेरिया, कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। उन्होंने कहा कि जो मलेरिया और मार्शी एरियाज होता है यानी वेट एरियाज यानी उनमें कोई रिलेशन है, यानी उन एरिया में जो होता है मलेरिया ज़्यादा होता है। क्विनीन इज इफेक्टिव ऑफ ट्रीटिंग मलेरिया। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी डज नॉट cause मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। हाइपोथेसिस क्या डिड्यूस किया हमने इसकी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस एंड द फॉलोइंग हाइपोथेसिस वर फॉर्मुलेट, ये बनाएगी प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। डिडक्शन अब हमने क्या किया हाइपोथेसिस से कि although hypothesis is a tentative idea how to do deduction, it is accepted to be true. One of the deduction from the above hypothesis was if plasmodium is the cause of malaria, then all persons ill with malaria should have plasmodium in their blood. ओके, तो हमने हाइपोथेसिस ये ड्रॉ की, डिडक्शन ये ड्रॉ की कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो कॉज ऑफ मलेरिया है तो देन ऑल पर्सन जितने भी पर्सन जिनको मलेरिया है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट क्या किया हमने? द डिडक्शन was tested through experiment. Experiment were designed in blood of 100 patient was examined under microscope. ओके, जो 100 पेशेंट्स थे यानी जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनको हमने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप अंडर उनका ब्लड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल ग्रुप द ब्लड ऑफ 100 हेल्थी पर्सन्स वर आल्सो एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, तो एक कंट्रोल ग्रुप के लिए यानी एक कंपैरिजन के लिए एक जो नॉर्मल पर्सन थे जिनको मलेरिया नहीं था या हेल्दी पर्सन उनका में से 100 उनका ब्लड हमने एग्जामिन किया। अब रिजल्ट्स हमारे पास क्या है? रिजल्ट एक्सपेरिमेंट शो दैट ऑलमोस्ट ऑल मलेरियल पेशेंट हैज प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ओके, रिजल्ट्स से हमें ये पता चला कि ऑलमोस्ट जितने भी मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था। ओनली 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सन हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। उसके अलावा जो हेल्दी पर्सन उनमें से भी 7 के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था। अदर 93 हेल्दी पर्सन वर विदाउट एनी ट्रेस ऑफ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड।
और जो अदर 93 हेल्दी पर्सन थे उनमें प्लाज्मोडियम नहीं था। इन दी 7 हेल्दी पर्सन विद प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाज इन इंक्यूबेशन पीरियड। द इंक्यूबेशन पीरियड इज टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम्स ऑफ डिजीज। ओके, ओके, जो 7 हेल्दी पर्सन जिनके अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया था बट उनको सिम्पटम्स नहीं थे या डिजीज शो नहीं हो रही तो वो क्यों थी? तो उसकी रीज़न ये पता चला है कि वो उनके अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में था। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि वो टाइम पीरियड होता है कि जिसमें जो पैरासाइट होता है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है और सिम्पटम्स भी डिजीज़ के भी अपीयर नहीं होते, ठीक है? क्योंकि वो जाता है पहले वहाँ पे जाके मैनिपुलेट होता है, तो वो सिम्पटम्स जो हमें कुछ टाइम बाद अपीयर होते हैं। रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग टू प्रूव द हाइपोथेसिस कि रिजल्ट जो हमारे पास आए वो कन्विंसिंग थे प्रूव करने के लिए हाइपोथेसिस को कि जो प्लाज्मोडियम है वो वही कॉज़ ऑफ मलेरिया है। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स कैसे होगी कि रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट्स वर अनाउंस्ड वर्ल्ड वाइड व्हिच हेल्प टू कंट्रोल मलेरिया। ओके, सेकंड जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, ये तो कॉज़ ऑफ जो मलेरिया था वो प्लाज्मोडियम है, ये तो हमने कन्फर्म कर लिया बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट हमने जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो है स्प्रेड ऑफ मलेरिया कि जो मलेरिया स्प्रेड कैसे होता है। बायोलॉजिकल मेथड हेल्प टू फाइंड द मस्कीटो स्प्रेड मलेरिया। ओके, बायोलॉजिकल मेथड से हमें पता चला कि जो मस्कीटोज़ हैं वो मलेरिया स्प्रेड करते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? मलेरिया इज अ फेटल डिजीज, फेटल होती है जानलेवा। सिंस एंशिएंट टाइम्स आफ्टर द कंफर्मेशन दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, कि जब ये कंफर्म हो गया कि मलेरिया वो प्लाज्मोडियम की वजह से, इट वाज टू फाइंड हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि प्लाज्मोडियम ह्यूमंस के ब्लड में जाता कैसे है। द डिजीज वाज मोर कॉमन इन एरियाज नियर स्टैग्नेंट वाटर, पोन्ड्स वेयर मस्कीटोज ब्रीड। ओके, और ये भी देखा गया कि जो डिजीज़ है उन एरियाज़ में कॉमन है जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर पॉन्ड्स होते हैं, यानी जो स्टैग्नेंट वाटर पॉन्ड्स होते हैं, एक होता है रनिंग वाटर यानी जो मूव करता रहता है जैसे रिवर्स वगैरह। स्टैग्नेंट वाटर होता है खड़ा जगह, एक ही जगह जो खड़ा होता है पानी, जैसे पॉन्ड्स वगैरह का। इट वाज फाउंड दैट मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शीज, कि मार्शीज एरिया में है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शीज डज नॉट कॉज मलेरिया। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि अगर हम मार्शीज का पानी पिएं तो उससे मलेरिया नहीं होता। Okay. From this point, it can be concluded that plasmodium was present in the marshy water. इससे ये conclude कर सकते हैं कि जो plasmodium है वो marshy water में present नहीं है. So plasmodium must be carried by something that comes to marsh water. Problem in the study was to find that agent. Okay, इस study में हमारे पास problem क्या था कि agent हमने find करना था कि जो plasmodium है ये तो कंफर्म हो गया बब वाली स्टडी से कि वही मलेरिया काज कर रहा है, लेकिन वो कि वो स्प्रेड कैसे होता है। ऑब्जर्वेशन क्या थी? आ फिजिशियन एएफए किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशन अबाउट स्प्रेड ऑफ मलेरिया। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वर ओके, एक फिजिशियन था एएफए किंग, उसने 20 ऑब्जर्वेशन जो स्प्रेड ऑफ मलेरिया के बारे में दी थी। उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन ये थी कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इंडोर। उसने कहा कि जो लोग आउटडोर यानी बाहर सोते हैं खुली हवा में, उनको ज़्यादा मलेरिया होता है देन दोज हु स्लेप्ट इंडोर। ओके, next was observation दी, people who slept under the fine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets। कि जो people फाइन नेट्स यानी के अंदर सोते हैं उनके कम मलेरिया होने का चांस होता है देन दोज हु डू डोंट यूज नेट्स, जो नेट्स यूज नहीं करते उनको ज़्यादा होता है। लास्ट उसने ऑब्जर्वेशन दी, इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर यूजुअली नॉट मलेरिया। उसने कहा कि वो इंडिविजुअल जो फायर के पास होते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। हाइपोथेसिस हमने रिड्यूस किया द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड आप हाइपोथेसिस मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, कि जो मस्कीटोज है वो प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करते हैं। डिडक्शन क्या किया हमने? फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसीडरिंग द हाइपोथेसिस। अच्छा, इसमें हमने दो डिडक्शंस की। डिडक्शन वन, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटो, के मस्कीटो में प्रेजेंट है। डिडक्शन जो मस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, और मस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है? बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट क्या किया? In order to test the deductions, many experiments were performed. Experiment of Ronald Ross, a British army physician था, working in India, performed an important experiment. He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. He killed the mosquito some days later and found plasmodium multiplying in mosquito stomach. Okay. उसने क्या किया कि एक एनोफिलस मस्कीटो को, एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया, उसने मस्कीटो को किल किया और उसके बाद ब्लड में देखा कि उसके अंदर है प्लाज्मोडियम है। नेक्स्ट रोज यूज स्पैरोज इन एक्सपेरिमेंट, ही अलाउड फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो टू बाइट ऑन स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ही देन अलाउड दिस मस्कीटो टू बाइट हेल्दी, द स्पैरोज गॉट मलेरिया। ओके, उसके बाद उसने क्या किया कि फीमेल क्यूलिक्स मस्कीटोज को बाइट करवाया है मलेरियल स्पैरोज को, कि जिनको मलेरिया था, और देन उनके बाद हेल्दी स्पैरोज को बाइट करवाया और उनको भी मलेरिया हो गया। इन द एंड द हाइपोथेसिस वर टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग।
An Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. The mosquito was kept for a few days and then it was allowed to bite a healthy man. The person later became ill with malaria. इटालियन बियोलॉजिस्ट था, उसने किया क्या कि एनोफिलस मस्कीटो को पहले एक मलेरियल पेशेंट के जिसको मलेरिया था उसको बाइट करवाया। उसके बाद कुछ दिन के लिए मस्कीटो को रखा एंड देन उसको अलाउ किया कि एक हेल्दी मैन को बाइट करे और उस पर्सन को भी बाद में मलेरिया होगा। रिजल्ट्स, ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स कंफर्म दैट मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एज पर मलेरिया। इस सब एक्सपेरिमेंट में पता चल गया कि जो मस्कीटो है वही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है या स्प्रेड करता है। सो ये हमारे पास फिगर 2.2 है जिसमें एक हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड को जितने भी स्टेप्स है सॉल्व करने के वो है। सबसे पहले क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। वो तो हमने कि पहला स्टेप ही हुआ है कि हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए कि जिसको हमने सॉल्व करना। नेक्स्ट हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस के बाद हम एक डिडक्शन फार्मूलेट करते हैं। डिडक्शन के बाद हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में हमेशा हम क्या करते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप होता है कि एक नॉर्मल ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें डिजीज है, ताकि दोनों का कंपेयर कर सकें। फिर उसके बाद हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें से रिजल्ट डिड्यूस करेंगे या रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे। फिर उसके बाद अगर रिजल्ट हमारे पास आएंगे उससे हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस सपोर्ट हो रही होगी या नहीं होगी, कि मतलब अगर जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे क्या करें कि जो हमारी हाइपोथेसिस को या तो सपोर्ट कर रहे होंगे कि या उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। एक्सपेरिमेंट रिजल्ट मेक्स दैट फर्दर रिसर्च, अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि फर्दर रिसर्च करेंगे, और अगर वो उसको और उसके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, टेस्ट करेंगे, और अगर वो हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है तो वो थ्योरी बन जाती है। और अगर थ्योरी को टेस्ट करे और वो प्रूव हो तो वो प्रिंसिपल बन जाती है। और जो हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करेगा वो रिजल्ट में सजेस्ट फर्दर सर्च किया, हम और रिसर्च करें भी। ओके, अब थ्योरी, प्रिंसिपल और लॉ क्या होता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ साइंस इज टू अंडरस्टैंड नेचुरल वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ थ्योरीज। ओके, जो गोल ऑफ साइंस क्या है कि हमने कि जितना भी नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करा इन टर्म ऑफ थ्योरीज, ठीक है, वो फाउंड टू बी करेक्ट इट बिकम्स अ थ्योरी। सो सिंपली क्या कह रहा है कि अगर हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट होती है, फाउंड टू बी करेक्ट, यानी अगर एक्सपेरिमेंट किया है और रिजल्ट्स जो आए हमारे पास वो करेक्ट आए, हाइपोथेसिस को सपोर्ट करें, तो इट बिकम्स अ थ्योरी, वो एक थ्योरी बन जाती है। ठीक है, इट इज सपोर्टेड बाय नंबर ऑफ एविडेंस, के वो उसके बहुत बड़ा एविडेंस से सपोर्ट हो रही होती है। ठीक है, कि ये करेक्ट है। थ्योरी कैन बी चेंज इफ बेटर एविडेंस इज अवेलेबल, कि थ्योरी को हम चेंज भी कर सकते हैं कि अगर कोई बेटर एविडेंस यानी इससे बेहतर सबूत हमारे पास अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, अ थ्योरी दैट हैज बीन वेरीफाइड एंड अपीयर्स टू हैव वाइड एप्लीकेशन में बिकम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल और लॉ। ओके, और कह रहा है ऐसी थ्योरी जो वेरीफाइड हो जाए और जिसकी वाइड एप्लीकेशन हो तो वो क्या बन जाती है, प्रिंसिपल और लॉ। फॉर एग्जांपल मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। ओके, द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। सो पहले पहले डेटा होता है क्या कि जो जितने भी फैक्ट्स को कलेक्ट करना या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना उसको हम डेटा कहते हैं। फर्स्ट डेटा इज कलेक्टेड, देन डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। ओके, ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को ऑर्गेनाइज करना यानी अरेंज करना। सो फर्स्ट डाटा क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, देन डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग टेक्निक सच एज टेबल्स एंड ग्राफ्स। तो टू प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड एनालिसिस। उसके बाद जब ऑर्गेनाइज हो जाता है डाटा, फिर हम उस डाटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालिसिस ऑफ डाटा इज डन बाय मींस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो व्हाट इज रेशियो, द कंपैरिजन ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर इज कॉल्ड रेशियो। ओके, सिंपली दो नंबर्स का कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, रेशियो। प्रॉब्लम, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 105 रेड एंड 35 वाइट फ्लावर्स। सो सोल्यूशन क्या कि हम सिंपली इनको रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3:1। ओके, प्रोपोर्शन क्या है, द टू इक्वल रेशियो जॉइंट बाय साइन ऑफ इक्वालिटी फॉर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, के दो रेशियोज को हम इक्वल साइन से ज्वाइन कर दें तो वो प्रोपोर्शन बन जाता है। जैसे ए और बी जो है ना, ये ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी है, ये प्रोपोर्शन है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है यूज्ड इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये यूज होता है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। इमेजिन फ्लिपिंग अ कॉइन, each time you flip the coin there is a 50% chance of head and 50% chance of tail. In the experiment 30 sparrows were subjected to mosquito bite, 20 of which got malaria. If 100 sparrows were bitten by mosquito, how many got malaria? Okay, simply हमारे पास उसने क्या किया, कह रहा है कि अगर हमने 30 स्पैरोज को मस्कीटो बाइट करवाई और उसमें से 24 को मलेरिया हो गया। कह रहा है अगर हम 100 को बाइट करवाएंगे तो उसमें से कितनों को जो है मलेरिया होगा। तो ये जो हमने फाइंड करना है वो हम एक्स कह देंगे। तो अब इसको अगर हम रेशियो बना लें 24:30 और 100:x, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स आ जाएगा 80। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है डाटा एनालिसिस की। डाटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट फॉर रिजेक्टिंग, मॉडिफाइंग और कंफर्मिंग अ पॉलिसी की। डाटा एनालिसिस हम करते क्यों हैं कि जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया,
उसको ऑर्गेनाइज कर लिया कि इसकी फॉर्म में टेबल और ग्राफ की फॉर्म है उस या उससे क्या होता है कि हमें इसको एनालाइज करना उसको अंडरस्टैंड करना ईजी होता है। तो उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं कि हम किसी भी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये हाइपोथेसिस करेक्ट नहीं है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं यानी इसको चेंज कर सकते हैं या उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये हाइपोथेसिस ठीक है। रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस, malaria occurs in marshy places. Based on the data, the hypothesis will be marshy water causes malaria. 20% drank marshy water. Okay, no one suffered from malaria, so the hypothesis rejected on the basis of data that the 20% drink marshy water did not suffer. Okay, इसमें एग्जाम्पल उसने दिया रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस में कि जैसे अगर हम एक हाइपोथेसिस कहें कि मार्शी वाटर जो होता है ना उसकी वजह से मलेरिया होता है। 20% ने क्या किया कि मार्शी वाटर ड्रिंक किया उनको मलेरिया ना हुआ, तो ये हम जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कर दी कि मार्शी वाटर की वजह से ये मलेरिया होता है। नंबर 2, मॉडिफाइंग हाइपोथेसिस। आफ्टर रिजेक्शन मार्शी वाटर आर कॉज ऑफ मलेरिया हाइपोथेसिस वाज मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अदर वाज। ओके, कह रहा है कि जैसे अगर हमने ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया कि मार्शी वाटर की वजह से मलेरिया आता है, तो हम क्या करें इस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई कर लेंगे कि अदर कि जो मलेरिया किसी और वजह से हो रहा है। ठीक है, अब मॉडिफाइड हाइपोथेसिस कह रहे प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया कि अब जैसे हमने मॉडिफाई क्या कर लिया उसको कि जो प्लाज्मोडियम है वो कॉज ऑफ मलेरिया है। ठीक है, लास्ट है कंफर्म है हाइपोथेसिस। डाटा एनालिसिस ऑफ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट कंफर्म द हाइपोथेसिस दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। कंफर्मिंग हाइपोथेसिस में क्या है कि डाटा एनालिसिस जब हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की तो उससे हमें कंफर्म हो गया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। ओके, ये सिंपल छोटा सा एक टॉपिक है, दो तीन लाइन से। इसमें क्या कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स इसेंशियल टू मेनी साइंसेज, इसेंशियल नेसेसरी है, ये इंपॉर्टेंट है बाकी साइंसेज में भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस इज द रोल इट प्लेज इन द एक्सप्रेशन ऑफ साइंटिफिक मॉडल्स। स्टडिंग मैथमेटिक्स डेवलप्स रीजनिंग एबिलिटी, कि मैथमेटिक्स स्टडी करने से हमारे अंदर रीजनिंग एबिलिटी आती है, डेवलप होती है। रीजनिंग यानी लॉजिक। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।